एक छोटी सी यूनिक आइडिया पे एग्जीक्यूट करते हुए आज मेरी कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी बन गई है, एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी। आज मेरी कंपनी बड़े से बड़े स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज भी करते हैं और बड़े से बड़े एथलीट्स हमारी कंपनी को प्रमोट भी करते हैं। आज मैं मेरी स्टोरी के बारे में आपको इसलिए बताने वाला हूँ कि शायद आप इस स्टोरी में से कुछ सीख पाओ और आप भी इसे एग्जीक्यूट कर पाओ। मेरा जन्म 24 फरवरी 1938 यूएसए में हुआ था। मेरे फादर एक लॉयर थे जो काफ़ी टफ इंसान और केयरिंग इंसान भी थे। वो हमेशा एनकरेजिंग वर्ड्स यूज़ किया करते थे मेरे लिए। शायद इसी एटीट्यूड के कारण मेरे पेरेंट्स का मेरे पे प्रभाव हुआ और मैं एक लिमिटलेस इंसान बन गया। 1962 में मैं ग्रेजुएट हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। मुझे अभी भी याद है, कॉलेज के दौरान मैंने एक आइडिया रखा था जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। वो आइडिया ये था कि जब निकॉन और कैनन के कैमरे जो कि जापानीज थे वो इतने सक्सेसफुल हो सकते जर्मन मार्केट में, तो क्यों ना जो जापानीज के हाई क्वालिटी शूज़ है वो सक्सेसफुल हो जर्मन मार्केट में। उस दौरान जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे पुमास और एडिडास, जो कि एक यूरोपियन शूज़ ब्रांड थे। इस आइडिया से मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि दिन और रात में इस आइडिया पे सोच रहा था और मैं चाह रहा था जल्दी जल्दी ये आइडिया पे एग्जीक्यूट करूँ। चीज़ मुझे क्लियरली पता थी कि अगर इस आइडिया पे मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश करना ही होगा कोई तो जापानीज शू कंपनीज के साथ, और मुझे उन्हें कन्विंस करना होगा कि मैं उनके शूज़ यूएसए में बेच सकूं। इस चीज़ का मुझे कोई भी अनुभव नहीं था, बट तो भी नवंबर 1962 में मैं जापान जा पहुंचा और वहाँ पे एज अ कॉमन टूरिस्ट की तरह मैं जापान को एक्सप्लोर कर रहा था। थोड़ी टाइम लकीली मैंने एक शॉप देखा जिसका नाम था कोबे शू स्टोर। यहाँ पे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के शूज़ और ब्यूटीफुल शूज़ प्रोड्यूस कर रहे थे। मैं तुरंत से इन शूज़ के साथ प्यार में गिर गया और मैं चाहता था इसके ओनर से जल्दी मिलूं, और ऐसे ही हुआ। थोड़ी टाइम में मैं किचारी ओंटेसुके जो कि शू स्टोर के ओनर थे उनसे मिल पाया और कॉन्फिडेंस के बलबूते पे मैंने ये डील क्रैक कर ली और हाथों हाथ ही 1963 में मैंने अपना फर्स्ट शिपमेंट रिसीव किया 12 पेयर्स ऑफ टाइगर शूज़ का। इसे मैंने तुरंत ही अपने कार थ्रू बेचना और प्रमोट करना शुरू कर दिया स्पोर्ट्स फील्ड पे जाके। ऑब्वियसली ये आइडिया स्केलेबल नहीं थी, बट उस टाइम पे मैं बस यही कर सकता था। थोड़ी टाइम में मैं बिल बोरमैन जो कि मेरे फॉर्मर कोच थे उनसे मिला। बिल बोरमैन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यूनिवर्सिटी में मेरे फॉर्मर कोच थे और ये बहुत ही मशहूर इंसान थे यूएसए में। बिल ने बहुत सारे प्लेयर्स को ओलंपिक्स तक पहुंचाया था। उन्होंने मेरे ये शू आइडिया को देखा और उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया और वो भी चाहते थे पार्टनरशिप करने के लिए मेरे से। इसलिए जनवरी 1964 में हमने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स शू कंपनी को एस्टेब्लिश कर दिया और हम दोनों ने $500 इन्वेस्ट कर दिए। हमने हमारा फर्स्ट लॉट अप्रैल 1964 को मंगाया 300 पेयर्स ऑफ शूज़ का। ये शूज़ क्विकली सोल्ड आउट हो गए क्योंकि बिल्स के कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। हमने धीरे से देखा कि जो सेल्स थे हमारे धीरे धीरे बढ़ रहे थे और ड्रेस्टिकली हमारे सेल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि 1965 में हमारा रेवेन्यू $20,000 तक जा पहुंचा था। इसलिए हमने हमारा फर्स्ट स्टोर एस्टेब्लिश कर दिया सेंटा मोनिका में। मैं पूरा बिजनेस पार्ट हैंडल कर रहा था और जो बिल थे वो इनोवेशंस की तरफ ध्यान दे रहे थे। जब भी कोई लॉट आता था जापान से हमारा, तो बिल उसे बड़ी ही बारीकी नज़र से शूज़ को देखा करते थे और उसमें जो भी उन्हें चेंजेस लगते थे उसका फीडबैक वो जापान में ओनर को देते थे, जिससे कि वो अपडेट करके उनको शूज़ दिया करते थे। तरीके से जो बिल है वो कंटिन्यूसली शू इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रहे थे। बिल ने खुद की एक इनोवेट करके एक नई स्टाइल के शूज़ बनाए थे जिसे वो कॉर्टेक्स नाम से कहते थे। ये शू बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गया था और 1968 में ये शूज़ के सेल कॉर्टेक्स शूज़ $300,000 तक जा पहुँचे थे। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थे, इवन इतनी कि जैसे हमें इसका न्यू स्लॉट आता था वो हाथों हाथ ही बिक जाता था। जापान से जो हमें शिपमेंट्स आते थे कॉर्टेक्स शूज़ के वो इनफ नहीं थे क्योंकि हमें बहुत स्लो पेस में ये क्वांटिटी मिल रही थी। वो इसलिए कि जो ओंटेसुकी के जो प्रोड्यूसर्स थे जापान में, वो पहले अपने जापान की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करते थे, फिर जो बचे कुछ शूज़ रहते थे वो यूएसए हमारे यहाँ बेचते थे। इसी तरीके से हमें एक चीज़ समझ में आई कि अभी हमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, अभी हमें प्रोड्यूसर बनना होगा। लकीली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ओंटेसुकी के साथ वो ख़त्म होने ही वाला था और इससे भी अच्छी बात 1972 में ओलंपिक्स होने वाले थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी क्योंकि हमारे पास टाइम था इनफ हमारी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए। 1971 में हमने हमारी नाइकी कंपनी को शुरू कर दिया। नाइकी कंपनी एक गॉडेसेस का नाम है। ब्रांडिंग हमने शुरू कर दी। फिर लोगों के लिए हमने एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर दिया जिसका नाम है कार्लिन डेविडसन।
ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। $35 के लिए हमें ये नाइकी का डिज़ाइन मिल गया जो वर्ल्ड फेमस डिज़ाइन बन चुका था, इसलिए हमने $35 वेल स्पेंड किए थे। अभी हमारी कंपनी पूरी तरीके से ओलंपिक्स को फेस करने के लिए रेडी थी। पिछली बार जैसे हमने गलती नहीं की, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस को नहीं दिया, बजाय इसके हमने मल्टीपल सब कॉन्ट्रैक्टर्स की चेन खड़ी की ऑल ओवर जापान में, जिससे कि पूरा हमारा टोटल कंट्रोल था उनके प्रोडक्शन पे। आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि 1971 के बाद हमारे सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। ये हुआ क्योंकि हमने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया था और कंट्रोल हमारे पास था इस बार। 1989 में आते आते हम यूएसए की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड कंपनी बन चुके थे। ये साबित हुआ क्योंकि हमने बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ किया, जैसे कि जस्ट डू इट कैंपेन, माइकल जॉर्डन और बहुत सारे लोगों ने हमारे शूज़ को प्रमोट किया। आज नाइकी कंपनी के स्टोर्स दुनिया भर में अवेलेबल है और लोग फ़ैन बन चुके हैं हमारे ब्रांड के। ये साबित हुआ क्योंकि हमने बहुत कड़ी मेहनत की और लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल।